अरे ये क्या प्रिया, इतनी भारी कपड़ों की बाल्टी तुम अकेले ही उठा रही हो। तुम्हारा तीसरा महीना चल रहा है। इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो तुम। योगेश ने कपड़ों की बाल्टी छीनते हुए कहा। तुम हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए। और वैसे भी थोड़े से ही कपड़े थे तो सोचा छत पर सुखा देती हूँ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मेरे हर्ष बेटा को कुछ हो गया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। अच्छा जी, तो आपने नाम भी सोच लिया? और अगर गुड़िया हुई तो क्या नाम सोचा है आपने? अरे नहीं, बेटा ही होगा। मैं चाहता हूँ मेरी पहली संतान बेटा ही हो। भाई साहब को भी बेटा ही हुआ था। मैं परिवार में अपनी इज्जत कम नहीं करवाना चाहता। योगेश कहता हुआ कमरे में चला गया। प्रिया वहीं कुर्सी पर बैठ गई। योगेश इतनी दकियानुसी सोच रख सकता है, ये उसने कभी नहीं सोचा था। रात को डिनर भी दोनों ने साथ बैठकर खाया, पर उनके बीच कोई बात नहीं हुई। प्रिया सोच रही थी कि शायद योगेश को अपनी गलती का एहसास होगा, वह माफ़ी मांग लेगा और वो माफ़ करके सारी बातें भूल जाएंगी। वो इंतज़ार ही करती रही। योगेश उठकर सोने चला गया। अगले दिन ऑफिस के लिए तैयार होते हुए योगेश ने कहा, आज शाम को मैं जल्दी आ जाऊंगा, तुम तैयार रहना। डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना है। पर डॉक्टर ने तो 15 दिन बाद की डेट दी है चेकअप के लिए, तो आज क्यों? अभी तो मेरी तबीयत भी ठीक है। जितना बोला है उतना करो। वैसे भी हम डॉक्टर मालिनी के नहीं, मेरे दोस्त के क्लिनिक जा रहे हैं तुम्हारा भ्रूण परीक्षण करवाने के लिए। इतना सुनते ही प्रिया के रोंगटे खड़े हो गए। वो शून्य हो गई। एक पल तो उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि योगेश ऐसा कर सकता है। खुद को संभालते हुए उसने कहा, इसकी क्या ज़रूरत योगेश? तुम इतनी दकियानुसी सोच कैसे रख सकते हो? क्या फ़र्क पड़ता है लड़का हो या लड़की? जो भी होगा हमें स्वीकार होगा। आखिर है तो हमारा ही वंश। आज के टाइम में तो लड़का लड़की सब बराबर हैं। लड़कियां भी लड़कों के समान घर का नाम रोशन करती हैं। मुझे फ़र्क पड़ता है प्रिया, मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, इसलिए जांच करवाना बहुत ज़रूरी है। लड़कियां तो सिर्फ बोझ होती हैं। लड़का होगा तो जीवन भर हमारे साथ रहेगा, बुढ़ापे में हमारी लाठी बनेगा, समाज में हमारी इज्जत होगी, जो एक लड़की कभी पूरी नहीं कर सकती। प्रिया समझ चुकी थी कि योगेश को समझाना बेकार है, इसलिए उसने साथ जाने से साफ मना कर दिया और अपना सामान पैक कर घर छोड़ने का फैसला कर लिया। हमारा समाज कितना भी आगे क्यों ना बढ़ गया हो, वो नारी को ही दबाने का प्रयास करता है। प्रिया के मम्मी पापा के देहांत के बाद मामा जी जैसे तैसे प्रिया की शादी करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए थे। फिर ऐसी हालत में उसे कौन सहारा देगा? ऐसे में उसकी कॉलेज की सहेली नंदिता, जो एक एनजीओ में काम करती थी, उसने उसे सहारा दिया। उसने एनजीओ में ही उसकी नौकरी लगवा दी, जहां उसे रहने को घर भी था। दिन बीतने लगा। इसी बीच उसने योगेश से कई बार संपर्क कर समझाने की कोशिश की, लेकिन योगेश ने एक न सुनी और उससे तलाक ले लिया। प्रिया करती भी तो क्या करती, अपनी कोख में पल रही नन्ही सी जान को दुनिया में लाने के लिए उसने योगेश से तलाक ले लिया। कुछ महीनों बाद प्रिया ने एक बिटिया को जन्म दिया। कई साल बीत गए। एक दिन प्रिया बगीचे में बैठकर चाय पी रही थी कि तभी एक व्यक्ति को उसकी ओर आता देखा। चेहरा भी जाना पहचाना सा लग रहा था। पास आने पर गौर से देखा, दाढ़ी और बाल बहुत बढ़ गए थे।
झुर्रियों ने भी चेहरे की चमक को छीन लिया था। वो योगेश था। प्रिया पहचाना? मैं योगेश। तुम इतने सालों बाद आज यहाँ? प्रिया इस तरह अचानक देखकर हैरान थी। योगेश से इस तरह दोबारा मुलाकात होगी उसने कभी नहीं सोचा था। मैं एनजीओ गया था, वहाँ से पता चला कि अब तुम यहाँ रहती हो। मुझे माफ़ कर दो प्रिया, जब से मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है, तब से मैं पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूँ। तुम्हारे बाद मैंने दूसरी शादी कर ली। बेटे के जन्म के कुछ सालों बाद पत्नी का देहांत हो गया। मैंने अपना सब कुछ बेटे की परवरिश और लाड प्यार में लुटा दिया। शादी के बाद अब उसी बेटे को मैं बोझ लगने लगा हूँ, इसलिए उसने मुझे घर से निकाल दिया। ये सब मेरे कर्मों का ही फल है। मैं यहाँ सांत्वना पाने या मदद के लिए नहीं आया हूँ। बस मन में एक बोझ था कि एक बार तुमसे मिलकर माफ़ी मांग लूँ। मैं गलत था कि लड़का होगा, बुढ़ापे का सहारा होगा, हमारे साथ रहेगा। तुम हमेशा से ही सही थी। मैंने ही अपनी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर लिया। मेरी गलती माफ़ी के लायक तो नहीं, पर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। प्रिया एकटक योगेश को देखे जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। तभी एक बड़ी कार गेट पर आकर रुक जाती है। एक युवा लड़की बाहर निकलकर प्रिया के पास आती है। क्या हुआ माँ, आपकी आंखों में आंसू? और ये अंकल कौन हैं? प्रिया के गले लगते हुए लड़की ने पूछा। ये मेरे पुराने मित्र हैं बेटा, बहुत दिनों बाद मिले हैं। और ये मेरी बेटी हर्षिता, मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर और प्रोफेसर है। प्रिया ने योगेश की ओर देखते हुए कहा। योगेश निःशब्द हर्षिता को देखे जा रहा था और मन ही मन आशीर्वाद दे रहा था। दोस्तों, आज भी दकियानुसी विचारधारा वाले लोग बेटों को ही ज़्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन करुणामयी माँ का भी ये कर्तव्य है कि वह समाज के दबाव में आकर लड़की और लड़कों में फ़र्क न समझें, दोनों को समान स्नेह और प्यार दें। लड़का लड़की दोनों ही प्यार के बराबर अधिकारी हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि ये कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।